हेलो 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 एक बार मैसेज डाल देते हैं। हेलो 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 हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपका पढ़ाई शानदार चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा टारगेट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर को आज अपन शानदार तरीके से मक्खन करेंगे। तो चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा द्रव्य, जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में एक आध डेरिवेशन है, उनको भी अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे और कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर की इस वीडियो में हो जाएगी। इस वीडियो के अलावा आपको कंसेप्ट्स और डेरिवेशन के लिए कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, ये सब कुछ अपने अंदर समाहित करके चलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको हालांकि फील नहीं होगा कि हम लोग इतनी जल्दी चैप्टर कैसे कर सकते हैं, बट आपको एट द एंड कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस जो है वो आपका एकदम हाई हो जाएगा लास्ट में आते आते। ठीक है साहब, तो शुरू करें। एक बात का ध्यान रखना कि इस चैप्टर की डिमांड बहुत आ रही थी, सब बच्चे कह रहे थे कि सर ये चैप्टर करा दो, ये चैप्टर करा दो, ये चैप्टर करा दो। मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा लेट किया। क्यों लेट किया? क्योंकि इस चैप्टर में ना काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और एकदम फ्रीक्वेंटली अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो ज्यादा याद रहती है, क्योंकि रिवीजन तो आप ऑब्वियसली बात है ज्यादा नहीं कर पाओगे, समय नहीं बचा अब तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा मैंने एंड पे डाला है, ताकि आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ो। आज पढ़ लोगे तो ठीक है, 10 12 15 दिन बाद आपके पेपर है तो याद रह जाएगा दिमाग में क्या क्या सर ने मोटी मोटी बातें बोली थी। नोट्स बनाते हुए चलना है, इसके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर, लेस देन 2 आवर्स में हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये आपको समय भी बचा करके दे। ठीक है, तो बिना बातचीत शुरू करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में हैशटैग जिद कर सभी बच्चे जरूर लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हैशटैग जिद कर। बाकी ये फोन नंबर एप्लीकेशन का आइडिया आपको है, अभी अपन इसके ऊपर नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं, अपनी मेन क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे चुंबकत्व एवं द्रव। सबसे पहले इसमें आपको जो चीज पढ़नी है, हेडिंग लगाओ छड़ चुंबक के गुण। छड़ चुंबक के गुण। छड़ चुंबक समझते हो ना, बार मैग्नेट, वो बचपन में जो अपन को मैग्नेट दिखाया जाता था। अरे यार, इसको कैसे भूल सकते हैं सर, वो तो बड़ा सुंदर सा मैग्नेट हुआ करता था। हाँ ऐसा, तो ये जो बार मैग्नेट हुआ करता था इसी को बोलते हैं छड़ चुंबक। साहब, इस छड़ चुंबक की क्या खासियत होती है? एक शानदार खासियत है कि अगर छड़ चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो इसका एक सिरा उत्तर की तरफ और एक सिरा दक्षिण की तरफ होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसका प्रयोग पहले के जमाने में लोग दिशा सूचक के रूप में करते थे, कंपास जिसको अपन कहते हैं। तो कंपास का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? दिशा सूचक का काम क्या होता है? दिशा बताना। तो इस गुण के कारण, छड़ चुंबक के इस गुण के कारण, कि जब भी उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा हमेशा उत्तर को और एक सिरा हमेशा दक्षिण को दिखाता है। हमने प्रयुक्त कर लिया इसको किस रूप में? दिशा बताने में, और इसे हम कहते हैं दिशा सूचक। चलिए शुरू करें। तो फटाफट फटाफट इसके पॉइंट लिखते हैं अपन। क्या इसके फटाफट फटाफट पॉइंट से नोट्स कॉपी में लिखो। पहला पॉइंट, इसके क्या गुण है? सबसे पहला गुण इसका यह है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। फटाफट लिखो। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। मतलब अगर आप इसको स्वतंत्र पर लटका दोगे तो एक दिशा उत्तर में, एक दिशा, एक उत्तर को दिखाएगा, एक दक्षिण को दिखाएगा। ठीक है। इसका एक गुण और होता है, चुंबक के गुण लिख रहे हैं अपन, बच्चों वाली बातें, कि ये लोहा, निकिल और कोबाल्ट ऐसे पदार्थों को अपनी तरफ खींचती है। तो लोहे, लोहे, क्या हो गया यार, लिखने दो। लोहा, निकिल, नाटक कर रहा है बोर्ड, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को, फटाफट लिख लो कॉपी में, मजा आएगा आपको लिखोगे साथ साथ। लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को आकर्षित करती है। मतलब ऐसे पदार्थों को ये अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ठीक है, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि हाँ लोहा और इस तरह के पदार्थ जो हैं ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं ये अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। ठीक है, को आकर्षित करती है, को आकर्षित करती है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए इसका, चुंबकीय ध्रुव। हाँ, अब एक बड़ा पॉइंट, भयंकर पॉइंट, शानदार वाला। हमने एक चीज सोची, हमने कहा यार एक काम करते हैं, हम इस चुंबक को बीच में से काट देते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, इस चुंबक को ऐसे बीच में से काट देते हैं। तो अगर चुंबक को बीच में से काटेंगे तो एस अलग हो जाएगा और एन अलग हो जाएगा। भाई बच्चे हैं, बुद्धि तो हम में होती है और मजे करने हमारा शौक होता है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इस चुंबक को बीच में से खट्ट करके काट देते हैं। तो जैसे ही चुंबक को काटेंगे ऑब्वियस सी बात है दो हिस्से हो जाएंगे साहब, है ना। चुंबक को काटते ही दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा दूसरा। तो हमको लगा कि साउथ और नॉर्थ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। पर हमने क्या देखा, जैसे हम इसको काटते हैं जो हमारे टुकड़े हैं उनमें भी नॉर्थ साउथ होगा, उनमें भी नॉर्थ साउथ होगा। मतलब अपने आप ही ये अपनी व्यवस्था ऐसे करेगा कि जैसे आप इसको कट करोगे जो हिस्सा बचा उसका अपना एक अलग नॉर्थ साउथ बन जाएगा और बचे हुए दूसरे हिस्से का भी अपना एक नॉर्थ साउथ बन जाएगा। मतलब जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, है ना, जो जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, वो चुंबक के दोनों ध्रुव, वो चुंबक के दोनों ध्रुव, वो चुंबक के दोनों ध्रुव हम अलग अलग नहीं कर सकते। आय हाय, वो चुंबक के दोनों ध्रुव जो है उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, वो वापस से अपने अंदर एनओएस बना लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे मन में आया सर मैं इसको तो और काटूंगा, मैं इसको अभी और तोड़ूंगा सर, मैं यहां से तोड़ने की कोशिश करूंगा सर, मैं हार नहीं मानूंगा सर। तो तुम हार नहीं मानोगे तो चुंबक भी हार नहीं मानेगा, तोड़ लो इसको। तुमने इसको तोड़ के इतना हिस्सा कर दिया, इसका दो टुकड़े तुमने और कर दिए, तुमने इसके भी दो टुकड़े और कर दिए, कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापस से अपना एन और एस अलग से बना लेगा। तुम इसके जितने टुकड़े करते जाओगे ये उतने ही एन और एस क्या करता जाएगा, बनाता जाएगा। मतलब ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है, आप ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। चलो लिखें इस बात को, लिखो चुंबकीय ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है। लिखो चुंबकीय ध्रुव को, चुंबकीय ध्रुवों को, चुंबकीय ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है। चलो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चुंबकीय ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? भाई इस चैप्टर से ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपी बोर्ड के लिए तो है ही है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, काफी इंपॉर्टेंट। सभी बोर्ड में आता है ये चैप्टर, किसी की भी हटावा नहीं है।
बट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। अगले एमसीक्यू पीवाईक्यू सेशन में अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बट ये समझना है कि जितनी बातें बताता हुआ चल रहा हूं उनको ध्यान रखना है, उनमें से कहीं ना कहीं सवाल जो है बेटा वो आपके सामने आ सकता है। ओके भाई, कोई महान व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, वो महान व्यक्ति बताऊं कैसा है? वो महान व्यक्ति ऐसा है कि वो मेरे को आके बोल रहा है कि सर मैं एक काम करता हूं, इस चुंबक को बीच में से काट देता हूं। ये लो, मैंने कहा है बीच में से काटेगा? काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको बीच में से काट दोगे तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर वाला चुंबक ले लो, नीचे वाला चुंबक ले लो, दोनों में एन और एस होगा। तो आप चुंबक को कैसे भी काट लो बेटा, आप चुंबक को कैसे भी काट लो, आप उसके एन और एस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको हमेशा चुंबक को कैसे भी कितना भी काटो, वो जितना छोटे छोटा हिस्सा है उसमें वो एन और एस बनाता रहेगा। हाँ, कुछ चीजें बदलती हैं, कौन सी बदलती है मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण का नाम सुना है क्या? हाँ सर सुना तो है। क्या होता है बेटा? सर द्विध्रुव आघूर्ण तो आपने ऐसा पढ़ाया था हमें कि दो आवेश, एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश माइनस क्यू अगर एक दूसरी से 2a दूरी पर रखे हों तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है कोई भी एक आवेश इंटू बीच की दूरी। ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ जी सर, द्विध्रुव आघूर्ण तो यही होता है सर, बिल्कुल सही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही होता है। ऐसे ही जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे ही होता है चुंबकीय आघूर्ण। समय बहुत कम है, चैप्टर में हर एक बात समझनी है, तो हम थोड़ा सा जिस चीज को जानते हैं, जिस चीज को जानते हैं, हाँ ये रक्त बीज वाला राक्षस है, जितना काटो उतना ही होता जाएगा। वाह वाह वाह, क्या एग्जाम्पल दिया एक बच्चे ने, मजा ही आ गया। सही है। हाँ जी दोस्तों, इधर आ जाओ, ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। तो P बराबर हो गया Q इंटू 2 है। तो जो हमने पढ़ रखा है, हम उस चीज से जो हमने नई चीज पढ़ रहे हैं उसको अगर लिंक कर दें तो आसानी हो जाती है, पढ़ने में समझने में आसानी होगी, वही करवा रहा हूं। तो चुंबकीय आघूर्ण जैसे आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इंटू बीच की दूरी, वैसे ही होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं जो दोनों ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी L है। तो चुंबकीय आघूर्ण को आप कैसे लिख सकते हैं? चुंबकीय आघूर्ण M को लिखा जा सकता है, चुंबकीय आघूर्ण M को लिखा जा सकता है, आवेश की जगह यहां पर ध्रुव है, तो चुंबकीय आवेश अपन एक चीज कंसिडर कर सकते हैं। चुंबकीय आवेश, मान लो ये जो है ना, ये चुंबकीय आवेश QM है, तो ये हो जाएगा माइनस का QM समझने के लिए। तो कोई भी एक चुंबकीय आवेश इनटू बीच की दूरी, ऐसे आप लिख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण को। ध्यान से देखो, ऐसे आप लिख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण को। तो चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैसे लिख सकते हैं? जैसे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं प्यारे बच्चों, कि कोई भी एक आवेश उठा लो गुणा बीच की दूरी, बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर QM ले सकते हो। ये क्या है? सिंपल, जैसे वहां पे आवेश होता है वैसे यहां पे आप समझने के लिए चुंबकीय आवेश ले सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे इस ध्रुव को अपन ने एक चुंबकीय आवेश मान लिया, ये दूसरा ध्रुव है, ये प्लस है तो ये माइनस अपन ने इसको मान लिया। कोई भी एक ध्रुव गुणा बीच की दूरी, कोई भी एक ध्रुव गुणा बीच की दूरी। ठीक है, चलो बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? इसके अंदर कोई भी समस्या है तो बोलो, नहीं है आगे बढ़ जाए। यार एक बात समझना मजेदार वाली, जैसे ही आपने इसको ऐसे तोड़ा, L का तो L/2 हो गया, तो L/2 हो गया, तो M जो है वो तो L पे डिपेंड करता है, तो L/2 हुआ, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी M/2 हो जाएगा। फिर इसका M/4 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 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये देखा कि अगर ऐसे काटते हैं तो भले ही लेंथ में चेंज नहीं आ रहा हो, भले ही लेंथ उतनी की उतनी हो, बट फिर भी M का M/2 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मान लेते हैं माइनस का QM और यहां पे प्लस का QM था, तो बीच में से काटने पर ये चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा QM/2,
ये हो जाएगा माइनस का QM/2। तो अगर Q चेंज हो रहा है तो भी M पे फर्क पड़ेगा बेटा, और अगर लेंथ चेंज हो रही है, L चेंज हो रहा है, तो भी M पे फर्क पड़ेगा। तो ये बातें समझना इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग इन बातों को बहुत बेसिकली समझ सकते हैं कि बीच में से काट दिया तो Q चेंज हो गया, Q आधा हो गया तो M आधा हो गया, और अगर ऐसे काटा तो लेंथ में चेंज आया, और लेंथ में चेंज आया, L में चेंज आया, तो भी आपके M में चेंज आएगा ही आएगा। बोलिए साहब। मस्त मजा मक्खन। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? साउंड सही नहीं आ रहा क्या मेरा? बता दो यार, साउंड में कुछ दिक्कत है तो। साउंड सही नहीं आ रहा क्या? साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर प्री बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर धुआं धुआं कर दिया। वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा किया। चलो आगे बढ़ जाए। होल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे की पॉइंट पे। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सारी समानताएं होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में समानताएं, असमानताएं। देखो एक तगड़ी बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। समानताएं तो काफी सारी हैं और उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप वैसे भी समझ सकते हो। आवाज ठीक है? आवाज में दिक्कत तो नहीं है? बेटा 12 भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एल लेना है तो आप इसको 12 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये L/2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लॉजिक पता होना चाहिए। अगर कल को इसके बीच की दूरी को एल ले लिया जाए तो यहाँ भी एल आ जाएगा। तो मेन लॉजिक याद रखा करो, मेन लॉजिक याद रखा करो, मेन लॉजिक याद रखा करो। बिल्कुल रटा मत करो कोई चीज को। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समानताएं और असमानताओं पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, गौर से पढ़िएगा। समानताओं का मतलब क्या होता है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना। समानताएं काफी हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच की दूरी लेनी होती है। कोई बच्चा कह रहा है सर हमने बुक्स में ऐसा पढ़ा है M/2। यही तो कह रहा है, रटन विद्या फलत नहीं, फलत है तो टिकत नहीं। रटन विद्या फलत नहीं और फलत है तो टिकत नहीं। बात याद रखिए, मतलब कि यहाँ पे बीच की दूरी लेनी होती है। अगर किसी बुक के अंदर, वैसे जनरली क्या करते हैं, बीच की दूरी को अपन 12 लेते हैं। क्यों? कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो अगर बीच की दूरी को 12 लिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, करते हैं ऐसा। जैसे यहाँ पे अपने 12 लेते हैं, सेम यहाँ भी करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण जो उसको ऐसा लिखा जाएगा QM/12। तो घबराना नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके हिसाब से ऐसे लिखा है, इसके हिसाब से ऐसे लिखा है। मेन लॉजिक क्या है? सामर्थ्य गुणा लंबाई, बस। चलो साहब, तो चुंबकीय क्षेत्रों में समानताएं तो बहुत हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समीप होंगी वहां उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र है। ऐसे ही जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समीप है वहां उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आ जाएंगी। ऐसे ही दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। समझ रहे हैं? तो काफी समानताएं हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर अगर आप कहीं भी स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देगी। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ऊपर भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ऊपर भी आप जहां कहीं भी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाएंगे वो उस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। समानताएं तो काफी है, पर समानताओं पे बात नहीं होगी, बात होगी असमानताओं पे, क्योंकि असमानताएं एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, समानताएं समझ में आ गई आपको? जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो इस पर स्पर्श रेखा बना दो, इस पे चाहिए तो इस पे स्पर्श रेखा बना दो। सेम चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का आपस में काटना मना है, मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास हैं तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं इसका मतलब विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। तो ये बातें दोनों में कॉमन है। असमानताएं क्या है, बात उसके ऊपर होगी।
तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, असमानता क्या चीज है, अंतर क्या है, उस पर आते हैं। तो जो चीज हमें पढ़नी है ना वास्तव में, वो असमानता है बेटा। शुरू करें, लिखता हूं, फिर आराम से समझा दूंगा, आप भी नोट कर लो मेरे साथ साथ। असमानता है कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत विद्युत क्षेत्र का स्रोत धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, जो एक अदिश राशि है, जो एक अदिश राशि है। भाई सबको पता है, जैसे आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव आवेश होगा ऐसे, और ये पॉजिटिव आवेश अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल रहा होगा, विद्युत क्षेत्र निकाल रहा होगा जिसकी दिशा ऐसे होगी, ये होगा विद्युत क्षेत्र ऐसे। पढ़ा है आपने, ऐसे होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मतलब, और आवेश जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऐसी हो गई, विद्युत क्षेत्र हो गया, और आवेश जो है वो कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, अब चुंबकीय क्षेत्र पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, धारावाही लूप, याद करो फोर्थ चैप्टर, धारावाही लूप भी चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत होता है, या फिर चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आपने समझ लिया, एन और एस अभी अभी आपने समझा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, या फिर धारा का अल्पांश हो सकता है, अथवा धारा का अल्पांश, याद है बायो सावर्त का नियम, एम्पियर का नियम, अथवा धारा का अल्पांश, धारा का अल्पांश याद था आपने कैसे लिया था, मैं याद दिलाता हूं, आई इंटू डी एल वैक्टर, याद है कि भूल गए, इसीलिए इसके पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाता है, पढ़ा रखा है अपन ने। तो अल्पांश वहां पे इस तरह का आता था, तो चाहे आप धारावाही लूप लें तो भी आई आई एल तो आएगा, आई आर आ जाएगा, आप चुंबकीय द्विध्रुव लोगे तो द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र को जो उत्पन्न कर रहा है वो एक सदिश राशि है, तो धारा का अल्पांश होता है, धारा का अल्पांश होता है जो कि एक सदिश राशि है। मतलब अभी तक आपने जब भी चुंबकीय क्षेत्र देखा है तो किसके कारण देखा है, आपने धारावाही लूप के कारण देखा है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण देखा है, या धारा के अल्पांश के कारण देखा है, और सब फॉर्मूले में आपको वेक्टर मिला है वेक्टर सभी फॉर्मूले में। जैसे अपन धारा के अल्पांश की बात करें तो आईडीएल वेक्टर, तो कहने का मतलब हाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, माइनस भी ले सकते हैं अपन, तो आपको समझाने के लिए। तो अगर आप आवेश ले रहे हैं तो आवेश उसको उत्पन्न कर रहा है, और आवेश क्या है, एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, और जो अपने चुंबकीय क्षेत्र के लिए काम में आ रहा है वो एक सदिश राशि है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटा मोटा डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर, ध्यान से। ठीक है, लिख लिया, अगले पॉइंट पे आए। अब एक मस्त बात बताता हूं, जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सोचा है कभी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप बनाती हैं, ध्यान है आपको, बचपन में पढ़ा है आपने ऐसा, एन से एस की तरफ जाती हैं और अंदर एस से एन की तरफ जाती हैं, हमेशा एक बंद लूप होता है इस टाइप का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का हमेशा क्या होता है, एक बंद लूप होता है, एन से एस की तरफ बाहर और अंदर एस से एन की तरफ ऐसे, तो हमेशा एक बंद लूप बनाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हमेशा क्या करती हैं, एक बंद लूप बनाती हैं, यहां से निकली हैं तो पक्का जाएंगी इधर को आएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक बंद लूप बनाती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपको ध्यान होगा प्लस से निकलती है माइनस पे जाती है, बंद लूप कभी नहीं बनता, ऐसे घूम के वापस नहीं आएगी।
बंद लूप कभी नहीं बनेगा, इतना ही कर लो आप। बंद लूप कभी नहीं बनता है, याद है बेटा, बंद लूप कभी नहीं बनता। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव एक बंद लूप बनाती हैं। इस अंतर को सबको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लिखिए, स्थैतिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये स्थैतिक वर्ड जरूर लिख लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है आगे जाके जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। स्थैतिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, स्थैतिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं स्थैतिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी स्थैतिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र कभी बंद वक्र कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। हाँ बेटा। सर धारा बेटा, धारा तो अदिश है, बट धारा के साथ में डीएल वेक्टर आ रहा है ना, इस हिसाब से उसका जो सोर्स है वो सदिश हो गया, ऐसे अपन समझ सकते हैं। चलो, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं और स्थितिक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है कभी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो एग्जाम में अगर आता है तो इस पॉइंट को अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना बेटा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से सवाल बन सकता है और वैसे काफी बोर्ड्स के अंदर देखा गया है कि 1 1 मार्क के काफी सवाल जो है वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब एक डेरिवेशन भी है और ऐसे भी बहुत काम का है। हमें ऐसा लगता था, हमें शक तो कई बार होता था जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो पहले लोग फिजिक्स पढ़ते तो शक तो होता था कि जैसे एक धारावाही कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। आपने पढ़ा था ना ये, कि धारावाही कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती, मैंने ही पढ़ाया था, याद करो। लेंज के नियम में भी आपको मैंने ये बात समझाई थी कि धारावाही कुंडली जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे ये धारावाही कुंडली है, इसमें करंट आई बह रही है, तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। अब जैसे अपन देखें तो यूं करंट जा रहा है, तो इधर आपका एन बनेगा नॉर्थ, इधर आपका साउथ बनेगा। तो जैसे धारावाही कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, वैसे चुंबक जो है वो एक धारावाही कुंडली की भांति भी व्यवहार कर सकता है। मतलब मिला जुला करके हमको बस ये चीज इतनी ही समझनी है कि दोनों एक ही चीज है। क्या? आप एक धारावाही, जैसे आप एक धारावाही कुंडली ले लो या धारावाही कुंडली का ऐसा एक गुच्छा ले लो, है ना, या फिर आप एक चुंबक ले लो एन और एस का, दोनों सेम चीज है। बस हमें ये प्रूव करना है कि ये एक धारावाही कुंडली और एक चुंबक ये सेम होते हैं, कुछ फर्क नहीं है इनके अंदर। इन दोनों में आप सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, सेम फॉर्मूला आता है, सब कुछ सेम होता है। और इसको प्रूव करने की आज हम कोशिश मिलकर के करने वाले हैं। बोलो, शुरू करें? ये सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है।
बस इस चीज को प्रूफ करना है। तो शुरू करें, लगाओ हेडिंग। छड़ चुंबक एवं परिनालिका की समानता। छड़ चुंबक एवं परिनालिका की समानता। ठीक है, छड़ चुंबक एवं परिनालिका की समानता। सॉरी, चलो शुरू करें। तो ऐसा मान लो कि ये आपका चुंबक इस प्रकार से, इस चुंबक को ऐसा मान लो आप, एन होगा एक तरफ एस होगा। तो ऐसा मान लो कि ये जो चुंबक है ये बहुत सारे छोटे छोटे फेरों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी कुंडली से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मान लेते मान लेते हैं कि इसके सेंटर से बच्चा कहता है ना सर, इस डिस्टेंस को एल मान लो, इसको एल मान लो, ये लो हो गया। अब ये एल और एल 2L है, ठीक है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट का, सॉरी, इसका जो त्रिज्या है वो ए है। त्रिज्या अपन ने क्या मान ली, इसकी ए मान ली। ठीक है, शुरू करें। हाँ, अंगूठा की तरफ एन होता है बेटा। चलो, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2L है। ये आप ले सकते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2L है, तो ये एल हो गई। अब हमने क्या किया, हमने इसके केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित एक छोटा सा फेरा मान लिया। एक फेरा, छोटा सा, एक dx लंबाई का फेरा हमने मान लिया। वापस बोलूं, एक्स दूरी पर स्थित, एक्स दूरी पर स्थित हमने एक छोटा सा, एक्स दूरी पर स्थित हमने एक छोटा सा dx लंबाई का फेरा मान लिया। ऐसा dx लंबाई का फेरा मान लिया, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो हमने dx मान ली। ऐसे हमने एक छोटा सा अंदर एक फेरा लिया। आप ये बोल सकते हो कि सर आपने क्या किया, तो हमने एक छोटा सा फेरा ले लिया। dx लंबाई में जितने भी फेरे हैं अपन ने वो सारे ले लिए, ऐसा मान लो। छोटा सा फेरा dx लंबाई का, ठीक है, बढ़िया। छोटा सा फेरा अपन ने ले लिया dx लंबाई का। अब इस पॉइंट पर, इसके ओ से, इस सेंटर से एक पॉइंट है P। यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, बट उससे पहले मान लेते हैं इसके यहां से जो डिस्टेंस है वो r है। ओ की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, P पॉइंट की, ठीक है। इसके सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो इस dx से दूरी कितनी हुई, सोचो ये दूरी कितनी होगी। सोच सकते हो ये दूरी कितनी होगी। यहां से यहां तक की दूरी r है, ठीक है। और आपको यहां से दूरी चाहिए तो क्या होगी, सिंपल सी बात है, r माइनस एक्स हो जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी r माइनस एक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत। बताओ, नॉर्थ उल्टा कर दिया गया अपन ने।
देख लेते हैं भाई, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो भी चेक कर लेते हैं कहाँ नॉर्थ उल्टा हो गया। बेटा इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझे नहीं, आपके समझने में गलती हुई है। ये पीछे है, ये पीछे है, तो ये यूं है करंट, ये आगे है, ये पीछे है। ये वाला हिस्सा पीछे, ये वाला हिस्सा आगे। करंट ऐसे है ना, इधर नॉर्थ है। ये हिस्सा पीछे है, ये आगे है, यूं, ऐसे। बोलो यहाँ तो ठीक है। ठीक है, बोलो। और ये कोर्स में नहीं है, भ्रम में मत रहना, कोर्स में है ही तुम्हारे। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका परिनालिकाओं का एक समूह है, आप ऐसा मान सकते हो। ये आपकी परिनालिकाएं खूब सारी, ये खूब सारी परिनालिका, खूब सारी क्या, ये परिनालिकाएं खूब सारे फेरों के साथ में, हेलो, खूब सारे फेरों के साथ में ये एक परिनालिका है। आपने केंद्र से x दूरी पर स्थित इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, dx हिस्सा आपने मान लिया। उसके कारण, उसके कारण हमें इस पॉइंट P पे देखना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, फिर इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बताओ। बढ़े आगे, चलो करें इस डेरिवेशन को कंप्लीट। अब आ जाओ, अब ध्यान से, ध्यान सुनना। अब मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है, एकांक लंबाई में जो फेरे हैं, आपको पता होना चाहिए उनको एन बोलते हैं अपन। एक परिनालिका के लिए एकांक लंबाई में जो फेरे हैं उनको एन कहते हैं। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? dx लंबाई में फेरों की संख्या होगी, सोचो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटा वाला n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटा वाला n है, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? एकांक लंबाई में कितनी है? n, dx लंबाई में निकालनी है, तो ये हो जाएगी n इंटू dx। तो अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या प्यारे बच्चों n है, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? n इंटू dx होगी। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हिसाब से इस वलय में प्रवाहित धारा कितनी होगी? वलय में प्रवाहित धारा कितनी होगी? फेरों की संख्या इंटू एक फेरे में धारा मान लेते हैं। आइए, क्या हमने फोर्थ चैप्टर में ऐसा डेरिवेशन किया है? हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है, किया तो है कि भाई एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? n इंटू dx। वलय में प्रवाहित धारा कितनी होगी? फेरों की संख्या इंटू एक वलय में से मान लेते हैं आई धारा जा रही है। ठीक है, अब धारावाही वलय का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। अब धारावाही वलय का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, कैसे आ रहा है।
ठीक है। धारावाही वलय का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला याद है क्या आपको किसी को? अपन लोगों ने अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो कदो, याद है? पढ़ पढ़ के भूल जाते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पढ़ पढ़ के भूलोगे तो कुछ नहीं हो सकता, याद तो रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से म्यू नॉट आई, करंट कितनी है? करंट कितनी है? करंट ये रही, एन डी एक्स इंटू आई। करंट तो ये रही, ये करंट हो गई पूरी करंट, ये टोटल करंट हो गई ना अपने पास। ए तो ए ही है यहाँ पे भी, 2, ए तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स क्या है? यहां से उस पॉइंट की दूरी। तो आप इस ग्रीन वाले वलय की बात कर रहे हो, इस ग्रीन वाले वलय की पॉइंट पी से दूरी कैसे लिखोगे? आर माइनस एक्स। तो ये हो गया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, डन, कर सकते हैं, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया, चलो। अब अगर ये पॉइंट काफी दूर है, मतलब ये पी पॉइंट काफी दूर है, तो पी बिंदु के सुदूर होने से, सुदूर मानने पर या सुदूर होने पर क्या होगा? ये जो आर है ये काफी बड़ा हो जाएगा ए से भी, और ये जो आर है ये काफी बड़ा हो जाएगा एक्स से भी, दोनों से काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप इस ए स्क्वायर को भी नगण्य कर पाओगे और आप इस एक्स को भी नगण्य कर पाओगे, इन दोनों को आप क्या कर दोगे? नगण्य। आराम से वापस सुनो, अगर ये पॉइंट पी काफी दूर हम इसको मान लें, तो अगर इस पॉइंट पी को काफी दूर मान लें, एक ही डेरिवेशन है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, ध्यान से कर लो। अगर हम इस पॉइंट पी को काफी दूर मान लें तो उससे क्या होगा मेरे दोस्त? उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उससे आप इस ए और इस एक्स को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। उससे आप इस ए और इस एक्स को क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। ठीक है साहब, खत्म बात। तो अब क्या बनेगा? अब ये बन रहा है म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां बचा 2, ध्यान से सुनना, ये हट गया, ये हट गया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा केवल आर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना आ गया? म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से और समझते हैं कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र छोटे से, ये तो चुंबकीय क्षेत्र छोटे से वलय के कारण आया है, ये जो वलय है छोटा सा। अब आपको पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ये तो छोटे से वलय के कारण आया है। अब आपको पूरे के चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो समाकलन करना पड़ेगा। अगले पेज पे करते हैं। तो अब अगर आपको पूरा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो आपको डीबी का क्या करना पड़ेगा? समाकलन। बस सोचने वाली बात यह है कि समाकलन कहां से कहां करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैंने इस पॉइंट को 0 माना है, तो ये पॉइंट किस जगह स्थित है? माइनस के एल पे, और ये पॉइंट कहां स्थित है? प्लस के एल पे। देख लो यार, ये पॉइंट 0 है तो ये माइनस का एल, ये प्लस का एल, टोटल हो गया 2l। तो समाकलन कहां होगा? माइनस के एल से प्लस के एल तक होगा। चलो फटाफट करते हैं। तो b बराबर, ये सारी चीज उठा के ले आओ, इसमें से सब कुछ कांस्टेंट है dx को छोड़ के, तो dx को अंदर पड़े रहने देना। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r³ dx का समाकलन माइनस के एल से प्लस का एल। आप जब इस समाकलन को सॉल्व करेंगे dx का x हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l प्लस एल हो जाएगा 2l, l प्लस एल हो जाएगा 2l। तो ये हो गया म्यू नॉट n इंटू 2l आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r³। ठीक है, अब यहां से बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना।
ध्यान से देखना, ये n इंटू 12 को क्या कह सकते हैं, इसको भी कुछ कह सकते हैं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, कुल लंबाई कितनी है 12, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को कुल लंबाई से गुणा करोगे तो परिनालिका में कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। तो ये जो n इंटू 12 है, इस n इंटू 12 को, इस n इंटू 12 को अपन कैपिटल N बोल सकते हैं, या सिंपल भाषा में कुल फेरों की संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुल फेरों की संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुल फेरों की संख्या भी कह सकते हैं। तो इस कैपिटल N को, n इंटू 12 क्या हो जाएगा? कैपिटल N, कुल फेरों की संख्या। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना मेरे दोस्त? म्यू नॉट कैपिटल N आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीजों को सही करने के लिए मैं इसको, यहां सुनना, मैं इसको 2 पाई से ही गुणा कर रहा हूं और 2 पाई से ही भाग कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको 2 पाई से ही गुणा कर रहा हूं और 2 पाई से ही भाग कर रहा हूं। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मजा आ गया, 2 इंटू 2 4 पाई हो गया। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ये 2 आगे ले लो, ऊपर आ जाएगा एन आई पाई ए स्क्वायर। इस तरह से अपन ने इसको लिख दिया। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं लिखने का तरीका, 2 पाई से अपन ने इसको गुणा किया, 2 पाई से भाग किया। ऐसा क्यों किया सर आपने? मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, देखते जाओ। हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, बन गया ये। अब नीचे क्या चल रहा है? नीचे 2r³ एज इट इज चल, सॉरी 2 तो हट गया, r³ एज इट इज चल रहा है। हम स्टार्टिंग से ये सोच रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र का कंसेप्ट और विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट कहीं कहीं सेम है। मतलब ये परिनालिका जो है कहीं ना कहीं चुंबकीय ध्रुव की तरह काम कर रही है। अब समय आ गया उस चीज को प्रूव करने का। कैसे करेंगे? देखो, B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r³ अलग लिख लो, ऊपर आ रहा है एन आई पाई ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो पाई ए स्क्वायर को तो अपने ए लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। क्षेत्रफल हो गया ना अनुप्रस्थ काट का, इसको ए लिख सकते हैं। देख लो, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अरे यार गलत बात, गलत बात, बहुत गलत बात। हाँ, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये क्या हो जाएगा? ये तो पाई ए स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। चलो, तो यहाँ पे इस पाई ए स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इस पाई ए स्क्वायर की जगह अपन ए लिख सकते हैं। तो एन आई ए हो जाएगा। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से अब इसको थोड़ा विद्युत क्षेत्र के, विद्युत द्विध्रुव के आपको याद है क्या? राइट राइट सर, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा देंगे। हाँ, ये कर रहा हूँ, इसमें यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें यही कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। आपने अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आपने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा है? क्या होता है? 2kp अपॉन r³। याद है? 2kp अपॉन r³, याद है कि नहीं है? बताओ फटाफट, 2kp अपॉन r³, याद है कि नहीं है? 2kp अपॉन r³, ऐसा देखा है? अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं, करना जरा, इन दोनों को कंपेयर करना, इनकी तुलना करना, तो B बराबर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब यहां k की जगह ये है। r³ इसमें भी है, r³ इसमें भी है। इसका मतलब यहां पे जो आ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी जगह यहां पे क्या आ रहा है? NIA। ये हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, ये हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। तो यहां चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ रहा है? NIA। अब इस बात को ध्यान भी रख लेना कि जितनी कुंडली में फेरों की संख्या होती है गुणा एक फेरे में कितनी धारा जा रही है गुणा उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है,
इसे हम कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और इस पे बेस सवाल भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। अब समझने वाली बात यहां पर एक बहुत बड़ी ये भी है कि इस फॉर्मूले के आने का मतलब क्या है। ये फॉर्मूला एक तरह से चुंबक के दो ध्रुवों के जैसा है। ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, वहां चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m होता है, m है। इस चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये हो सकता है जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। और ये चीज किससे मैच कर रही है? ये मैच कर रही है परिनालिका से। इसका मतलब परिनालिका बिल्कुल कैसे बर्ताव करती है? परिनालिका बिल्कुल किसकी तरह बर्ताव करती है? छड़ चुंबक की तरह बर्ताव करती है। तो यहां से ये कहानी जो है आपकी सिद्ध होती है कि परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है? परिनालिका आपकी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मतलब जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव को देखा था प्लस क्यू माइनस क्यू, बिल्कुल वैसे ही आप चुंबक को देखो एन और एस। जो फॉर्मूले आपने विद्युत द्विध्रुव के लिए सारे पढ़े थे वो एज इट इज कहां पे लगेंगे? चुंबक के लिए लगेंगे। दूसरी बात, जो आपने परिनालिका या फिर कुंडली के लिए पढ़ा था वो सब कुछ यहां अप्लाई होगा। तीन चीजें एक साथ चल गई। कुंडली के लिए जो कुछ भी पढ़ा वो चुंबक में लगेगा, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो कुछ भी पढ़ा वो भी चुंबक में लगेगा। कैसे लगेगा? आशीष सर अभी लगा के दिखाएंगे, डरो मत। बट मोटा मोटा कंसेप्ट समझो और अगर आ गया है तो इसी वक्त तुरंत कमेंट सेक्शन में हैशटैग मक्खन लिख दो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, यहां से देख सकते हो अर्थात बार मैग्नेट, जिसको हिंदी में छड़ चुंबक कहते हैं, परिनालिका में समानता है। क्योंकि सूत्र एक चुंबकीय द्विध्रुव की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है साहब, बढ़ जाए आगे। चलो, अब वो समानता कैसे देखेंगे वो अपन अच्छे से लिखते हैं। अब हेडिंग लिखें, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव एवं चुंबकीय द्विध्रुव की समानताएं, एवं चुंबकीय द्विध्रुव की समानताएं। हेडिंग लगाओ।
हो गया बेटा? आ गया समझ में? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मजा मक्खन। अच्छा लग रहा है आपको? आगे बढ़ जाए। बहुत तगड़ी चीज सिखाएंगे आपको आज। ऐसा पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, हम आपको क्लियर करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कि उसके बाद कंफ्यूजन बच जाए, तो मैं ये बैठा हूं। ठीक है, चलो मुझे कमेंट करके बता देना। शुरू करें? तो विद्युत द्विध्रुव एवं चुंबकीय द्विध्रुव की समानताएं देखते हैं। भाई सब बहुत आसान टॉपिक है, फटाफट कर लेते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं। चलो शुरू करें, स्टार्ट करें। जैसे आप विद्युत द्विध्रुव को देखते हो, याद है कैसा होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू, एक दूसरे से 2a दूरी पे रखा हुआ है ना? ऐसे देखते हो विद्युत द्विध्रुव को? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही चुंबक को देखना आज से, ऐसे ही चुंबक को देखना। ठीक है, देख लोगे? बुरा तो नहीं मान जाओगे? ऐसे ही चुंबक को दोनों सेम है, भाई भाई हैं दोनों। कौन है? दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल सेम देखना दोनों को, दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये चुंबकीय आवेश रखा हुआ है यहाँ पे प्लस का क्यूएम, यहाँ रखा है माइनस का क्यूएम चुंबकीय आवेश, और ठीक है एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे हुए, एल भी ले सकते हैं 12 भी ले सकते हैं, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहां पर हम इसके लिए लिखते हैं, जैसे जैसे हम यहां पे लिखते हैं इसके लिए, सबसे पहला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। सही है, इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? P बराबर QM इंटू 2l। गलत क्या सही? परफेक्ट एकदम, ऐसे होगा, सही बात है। सेकंड पॉइंट, हम इसके लिए अक्ष का फॉर्मूला क्या लिखते हैं विद्युत क्षेत्र का? जैसे इसके अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp अपॉन आर क्यूब। दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और निरक्ष पर फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चे को याद है क्या? माइनस का kp अपॉन आर क्यूब। यहां k और p जो है एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए माइनस आता है। अब यहां पर अगर आप ये सेम फॉर्मूला लिखोगे, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लिखोगे, डेरिवेशन भी सेम होगा, तरीका भी सेम है। इसके अक्ष पे लिख रहे हो तो 2 k की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताइए आपको। p की जगह आ जाएगा m वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। बस ये इसका कांस्टेंट है। जैसे वहां पे k है, यहां पे कांस्टेंट क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप b लिखेंगे निरक्ष पर, तो कैसे लिखेंगे? माइनस का kp अपॉन आर क्यूब, तो माइनस का k की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह आ जाएगा m वेक्टर इस तरह से डिवाइड बाय आर क्यूब। बस याद रहे ये आपका होने वाला है k। तो जैसे यहां पे लिखते हैं बेटा, सिमिलरली वहां पे लिखेंगे, मस्त एकदम। चलो, आप लोगों ने इसके लिए टाउ का फॉर्मूला पढ़ा है? इसके लिए टाउ का फॉर्मूला क्या आता है? P क्रॉस E, या अपन वैसे लिखें तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? पीई क्रॉस, है ना,
सॉरी, पीई साइन थीटा। क्या आप खुद कर पाएंगे? अगर मैं आपको कहूं कि इसके लिए टाउ का फॉर्मूला लिखो, इसको आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जैसे आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा था और टाउ निकाला था, वैसे आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। मान लो ऐसे डायग्राम कैसे बनेगा डेरिवेशन का, देखें। मान लो आपने इसको ऐसे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, और ये एंगल हो गया आपका थीटा। इस प्रकार से आपने कुछ किया, तो यहां पर कहानी कैसे बन के आएगी? तो यहां पर टाउ का फॉर्मूला क्या होगा? P क्रॉस E की जगह क्या हो जाएगा? M क्रॉस B। समझ रहे हैं? MB साइन थीटा। और हम डेरिवेशन में कहा क्या रखते थे, याद है ना? N को उधर, S को उधर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र N की दिशा में, N पर अपनी दिशा में बल लगाता है, उस पर विपरीत। तो यहाँ आ जाएगा S, यहाँ N, ऐसे आप कर सकते हैं डेरिवेशन। कैसा लगा बेटा? समझ आ रहा है? इजी हो रहा है? थीटा एंगल होता है इन दोनों के बीच में। पक्का 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 पक्का। यहाँ पे इस जगह पे आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? याद करो। एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? माइनस का P इंटू ई, माइनस का P डॉट ई। याद है कि भूल गए? मतलब U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा, ऐसे लिखते थे। याद है? यहां कैसे लिखोगे बेटा? यहां इसके लिए लिखना है, तो माइनस के P की जगह माइनस का M क्रॉस B, सॉरी M डॉट B, और आप इसको ऐसे लिखेंगे MB कॉस थीटा। गलत तो नहीं है? समझ आ रहा है आपको? दिमाग में अच्छे से जा रहा है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहां विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे अपन? विद्युत द्विध्रुव घुमाने में कार्य PE किस एंगल से किस एंगल पे लेके गए, तो कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ऐसे फॉर्मूला आता था बेटा, याद करो, डेरिवेशन किया है अपन ने इसका। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे आएगा? इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कैसे लिखेंगे? M क्रॉस MB कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये सारे डेरिवेशन इन सभी डेरिवेशन की तरह सेम है, मतलब इनका एग्जैक्ट आप देखें तो इनका डेरिवेशन का पैटर्न सेम है। बस मोटे मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर Q की जगह QM है, यहां P वेक्टर की जगह M वेक्टर है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र है। बस अगर इतना आपको समझ में आता है तो आप सारे फॉर्मूलों को चेंज करने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा दिमाग के अंदर। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आपको इन सभी फॉर्मूलों में चेंज करना है, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। भू चुंबक तो पढ़ेंगे इसके बाद, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 99% बच्चा उसी में परेशान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, अच्छे से। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, इसका अध्ययन अपन करने जा रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से, लिख लो इसको पहले, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स, नेट चुंबकीय फ्लक्स
फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं? बी डॉट डी एस, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात चल रही है। विद्युत फ्लक्स कैसे लिखते हो? ई डॉट डी एस। अब मैं आपसे पूछूं, कारण बता दोगे चुंबकीय फ्लक्स जीरो क्यों होता है? देखो, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में एक प्लस क्यू आवेश रखा हो और एक माइनस क्यू आवेश रखा हो, तो फ्लक्स कितना होगा? दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, बीजगणित योग करना पड़ेगा, तो एक प्लस का क्यू लिखेंगे, एक को माइनस का क्यू लिखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो अगर एक बंद पृष्ठ में दोनों आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित है, प्लस और माइनस, तो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स कितना होता था? जीरो। क्या आप कोई ऐसा चुंबक बना सकते हो क्या? क्या आप कोई ऐसा चुंबक क्या आप कोई ऐसा चुंबक बना सकते हो क्या जिसमें एन और एस ना हो, केवल एन हो? यस और नो में कमेंट सेक्शन में जवाब दो। बना सकते हो क्या? आंसर साफ है। तो क्या मजाक कर रहे हो? कैसे बनाएंगे? आपने स्टार्टिंग में पढ़ा तो दिया कि एन और एस कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, वो साथ ही रहेंगे। तो हमेशा जब भी आप किसी बंद पृष्ठ में रखोगे किसी भी चुंबक को, तो उसका जितना एन होगा उतना उसका एस होगा। तो ये तो यही हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर है। तो इसी रीजन से जो फ्लक्स आएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा, उस चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसी रीजन से चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, अगर आप किसी बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। और इस चीज से एक बात और स्पष्ट हो जाती है, इस चीज से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। हमेशा ध्रुव जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं। एन है तो उसका एस भी होगा। तो ये चीज और लिख लो कि इससे एक बार फिर से ये स्पष्ट हो जाता है। या आप आशीष सर के कैप्सूल में लिख के खत्म करो। आशीष सर के कैप्सूल में आप दो बातें और लिख लो। अतः यह स्पष्ट है कि पहला पॉइंट, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में पाए जाते हैं। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में पाए जाते हैं। कि चुंबकीय ध्रुव सदैव किस में पाए जाते हैं? चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में पाए जाते हैं। एकल चुंबकीय ध्रुव, या उसको विलगित भी कहते हैं, एकल या विलगित, एकल या विलगित, एकल या विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व, एकल या विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, एकल या विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, खत्म बात। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा दिमाग में अच्छे से याद रखना। आगे बढ़े, चलो। अब हेडिंग लगाओ फटाफट से, भू चुंबकत्व। बहुत सिंपल भाषा में समझ लेंगे, ऐसा कि बच्चे को कभी दिक्कत आए ही नहीं। चलो साहब शुरू करते हैं।
ये आपकी पृथ्वी है, धरती माता। ठीक है, धरती माता में हम जानते हैं, हमने मतलब जो भूगोल के हिसाब से, भूगोल समझते हो, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के हिसाब से हमने कुछ कर रखा है। क्या कर रखा है? ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने नॉर्थ और साउथ डिफाइन कर रखे हैं। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। कैसे डिफाइन किए सर? ज्योग्राफी से। अर्थ को बीच में से काट दो, एक मिनट, ऐसे अर्थ को बीच में से काट दो, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो ये नॉर्थ और साउथ किसने बनाए? ज्योग्राफी ने बनाए। ये नॉर्थ और साउथ किसने बनाए बेटा? ये वाले नॉर्थ और साउथ किसने बनाए? ज्योग्राफी ने बनाए। अर्थ को दो टुकड़ों में काट दिया, बात खत्म। ठीक है, जो ज्योग्राफी के नॉर्थ और साउथ हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन है, इसको हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया ज्योग्राफी। तो भौगोलिक अक्ष की परिभाषा लिख सकते हो क्या आप मेरे साथ साथ? थोड़ा लिखो ताकि मजा आवे जीवन में। भौगोलिक अक्ष की परिभाषा लिखो। भौगोलिक अक्ष की परिभाषा है भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण को, भौगोलिक दक्षिण को भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा। इसे कहते हैं भौगोलिक अक्ष। समझ में आ गया? तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या हुआ, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव क्या हुआ, समझ में आ गया? ज्योग्राफी ने जो बनाया वो भौगोलिक है। अब आगे बढ़ जाए, चलो। हम जब कंपास लेकर के आते हैं, चाहे मोबाइल का कंपास ले लो आप, चाहे आप कोई सा भी कंपास ले लो, जैसे मेरे फोन में एक कंपास है, उस कंपास से मैं ये डायरेक्शन देख रहा हूं, कुछ दिख रही है डायरेक्शन आपको? 295, 294 नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जब हम किसी कंपास की हेल्प लेते हैं, किसी चुंबक की, कंपास क्या है? चुंबक है। तो जब हम किसी चुंबक की हेल्प लेते हैं तो चुंबक का एक सिरा उत्तर को दिखाता है, एक सिरा दक्षिण को दिखाता है। बचपन में पढ़ाया था। हाँ सर, पढ़ाया तो था। तो वास्तव में चुंबक का एक सिरा जिस उत्तर को दिखाता है वो उत्तर एग्जैक्टली इस उत्तर के बराबर नहीं होता, उसकी तरफ नहीं होता। हमारा चुंबक जिस उत्तर को दिखा रहा है वो उत्तर इससे थोड़ा अलग है, यहां कहीं आता है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको बोलते हैं चुंबकीय उत्तर। चुंबक जिस तरफ दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये चुंबकीय उत्तर, ये और ये थोड़ा अलग है। असली नॉर्थ जो पृथ्वी को काट के बनाया हुआ है, समझाने के ज्योग्राफी ने बनाया, और हमारा चुंबक जिस तरफ दिखाता है वो नॉर्थ में थोड़ा सा फर्क होता है, अलग अलग होता है वो। तो साउथ भी अलग होगा फिर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साउथ भी अलग होता है।
यह है मैग्नेटिक साउथ, चुंबकीय दक्षिण। क्या तुम थोड़ा सा डाइजेस्ट कर सकते हो? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि ज्योग्राफी ने जो नॉर्थ साउथ बना रखे हैं और जो चुंबक नॉर्थ साउथ दिखाता है थोड़े अलग होते हैं। चुंबक का नॉर्थ थोड़ा अलग होता है इससे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 11 डिग्री के आसपास होता है, लगभग 11 डिग्री के आसपास, 11.5 डिग्री अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो। ठीक है, बढ़िया। अभी कहानी का ट्विस्ट थोड़ा सा बाकी है, बताता हूं क्या ट्विस्ट है आगे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है ना। हाँ, तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस नॉर्थ से गुजरेंगी, इस साउथ में जाएंगी, इस नॉर्थ से गुजरेंगी, क्योंकि असली तो यही है ना उसका चुंबक के हिसाब से। इस नॉर्थ से गुजरेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, इस साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। ऐसे मतलब नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे सर, आप तो उल्टा कर रहे हो। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, आप तो साउथ में भेज रहे हो। सॉरी, सॉरी, सॉरी। आप साउथ से निकाल रहे हो और नॉर्थ में भेज रहे हो, आप तो उल्टा कर रहे हो सर। मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि तुम गधे हो, तुम गधे हो। चुंबकीय सुई क्या है? एक चुंबक है, एक क्या है? ये एक चुंबक ही तो है, इसके अंदर क्या है? इसमें चुंबक ही तो है। अगर ये चुंबक का नॉर्थ किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, किसी चुंबक का नॉर्थ अगर इस तरफ खींच रहा है, तो उसे कौन खींच सकता है? किसी चुंबक का साउथ खींच सकता है। अगर तुम्हारी चुंबकीय सुई का एक सिरा नॉर्थ की तरफ खींच रहा है, या तुम्हारी चुंबकीय सुई का एन एन किसी पॉइंट की तरफ है, मतलब सामने वाले का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका वहां पे क्या उपस्थित होगा? एस उपस्थित होगा। मतलब अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, तो जो पृथ्वी का चुंबक है, अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, तो जो पृथ्वी का चुंबक है, अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, अगर हम पृथ्वी को एक चुंबक मान के चलें, अगर हम पृथ्वी को ऐसे एक चुंबक मान के चलें, तो पृथ्वी का यहां पर एस उपस्थित होगा कि नहीं होगा? कमेंट करके बताओ भाई। ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, तो पृथ्वी अगर एक चुंबक है तो उसका इधर एस होना चाहिए, ताकि ताकि वो तुम्हारी चुंबकीय सुई के ताकि वो तुम्हारी चुंबकीय सुई के किसको अपनी तरफ खींच सके? एन को अपनी तरफ खींच सके। तो वास्तव में जिस तरफ तुम्हारी चुंबकीय सुई का एन है, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एस उपस्थित है, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एस उपस्थित है।
तो पृथ्वी को अगर तुम एक चुंबकीय क्षेत्र मानते हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा कि तुम्हारा कंपास का एन पृथ्वी के एस की तरफ डायरेक्टेड होगा। इसलिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उल्टी बनी होती हैं, एन में जाती हुई एस से आती हुई, क्योंकि वो तुम एन और एस तो देख रहे हो पर वो तुम्हारे हिसाब से देख रहे हो। तुम्हारा जो चुंबक है उसका जो एन है, तुम्हारा जो चुंबक है उसका जो एन है उसको तुमने नॉर्थ बता दिया। तुम्हारा जो चुंबक है वो जिस तरफ दिखा रहा है एन, उसको तुमने नॉर्थ बोल दिया, पर वो एन उस तरफ क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का एस उसको अपनी तरफ खींच रहा है। सर फिर अपन इसको एस क्यों नहीं बोलते हैं? ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब कंपास के अंदर एन है तो कंपास का जो एन है उसी को अपने नॉर्थ डायरेक्शन बोल दिया, सिंपल, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि पृथ्वी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से देखें तो वो साउथ जो है वो एन की तरफ खिंच रहा है। ये कहानी है। आया नहीं आया मजा? अरे बोलो भाई, मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया बताओ? मजा आया नहीं आया बताओ? मजा आया नहीं आया बताओ? आया ना मजा? चलिए अब ये जो ज्योग्राफी, इसको भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये रेड वाली लाइन, इसको बोलते हैं, इसका नाम है चुंबकीय अक्ष। लिख लो, इसका नाम है चुंबकीय अक्ष। इसका क्या नाम है? चुंबकीय अक्ष। इसका क्या नाम है? चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष क्या होगा? मजा आया नहीं आया बेटा? समझ में आया सबको? चुंबकीय अक्ष है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा। कुछ लोग कहते हैं कि सर पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया? तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं। फाइनल थ्योरी ये है जो अभी तक चल रही है, वैसे सच तो अभी तक भी नहीं पता, पर जो लोग ये मान के चलते हैं वो ये है, जो लोग मान के चलते हैं वो ये है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक तो नहीं होता, पर पृथ्वी के अंदर निकिल, फेरस, इस तरह के जो तत्व हैं वो लगातार पृथ्वी के घूर्णी गति के कारण गोल गोल घूम रहे हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि कुछ पदार्थ हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके गोल गोल घूमने से वो एक धारा बन गया, धारा बनने के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, और वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का है। तो ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? ओके। ये जो भौगोलिक अक्ष है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो लाइन है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो लाइन है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो लाइन है, या आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर एक तल भी बन जाएगा उसके लंबवत अगर अपन बनाएंगे। तो ये जो आपका भौगोलिक अक्ष है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत, मजा नहीं आया यार? इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत ये, अब अच्छा है।
तो इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसे हम भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। भौगोलिक विषुवत रेखा। और अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जो चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण है, मतलब चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये होगा चुंबकीय अक्ष के लंबवत, इस रेड वाले के चुंबकीय अक्ष के लंबवत ये इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत, इसको कहते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। इसे कहते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं दो चीजें और डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ कोण वगैरह बताऊंगा, वो बहुत काम की चीजें हैं। चलो शुरू करते हैं। दो चीजें और डिफाइन कर रहा हूं। भौगोलिक याम्योत्तर, नोट करें, लिखें, भौगोलिक याम्योत्तर। और एक बात बताऊं मैं आपको, सच में ये असली नॉर्थ और जो चुंबक दिखाता है ना, नॉर्थ अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारे मोबाइल में सेटिंग भी होती है। देखो ये किसको दिखा रहा है अभी, नॉर्थ वेस्ट। आपके मोबाइल में एक सेटिंग होती है, इसमें तो है कि आप इसमें यूज ट्रू नॉर्थ, मतलब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सही नॉर्थ को दिखाएगा, और वो थोड़ा सा अलग होगा। देख लो आप, एंगल कितना आ रहा है, 312 के आसपास आ रहा है, और ऐसा करते ही एंगल बदल जाएगा, देख लो 309 के आसपास आने लगा, तो एंगल में डिफरेंस आ जाएगा। तो असली नॉर्थ और जो चुंबक दिखाता है वो नॉर्थ अलग अलग होते हैं, मतलब भौगोलिक नॉर्थ और चुंबकीय नॉर्थ अलग अलग होता है। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, मोबाइल में ट्राई करना, इस तरह से होता है। आपसे पूछे हमारा कंपास क्या दिखाता है, तो हमारा कंपास भौगोलिक नॉर्थ को नहीं दिखाता, हमारा कंपास किसको दिखाता है, चुंबकीय उत्तर को दिखाता है। सिंपल है, हमारा कंपास किसको दिखाता है, चुंबकीय उत्तर को। फिर हम इसको काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि लगभग लगभग तो सेम है ना, और हमें पता है कितने डिग्री के बाद हमें असली नॉर्थ मिल जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करके हम लोग अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये कहानी है। चलो साहब, ठीक है, लिखें, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, ध्यान से देखना। चुंबकीय याम्योत्तर होता है, सॉरी भौगोलिक, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला, को मिलाने वाला, को मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल, मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल,
मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल, आराम से नोट करो, समझा दूंगा। मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल। देखो, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक उत्तर दक्षिण को मिलाने वाला, भौगोलिक उत्तर दक्षिण को मिलाने वाला, देखो यहां पे दो प्रकार के हैं, एक आपका नॉर्थ और साउथ है भौगोलिक, इसको मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है आपका भौगोलिक यामी उत्तर। सिंपल। अब आता है चुंबकीय यामी उत्तर। चुंबकीय यामी उत्तर नोट करें। चुंबकीय यामी उत्तर, ये क्या होगा? जो आपके चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण है, इनको मिलाने वाला जो तल है वो क्या होगा? आपका ऊर्ध्वाधर तल। इनको मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर तल आपका क्या होगा? वो होगा चुंबकीय यामी उत्तर। सही है, नोट करें। किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल, को मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर समतल। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे क्षैतिज यूं होता है, ऊर्ध्वाधर समतल, ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, शुरू करें। अब आगे समझना काम की बात। अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, भू चुंबकत्व के अवयव। इसके लिए ये दो चीज आपको पढ़ाई गई थी। मुझे लग रहा है इसका वन शॉट अपन दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में अपन बचाव टॉपिक करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वन शॉट। और अभी फिर मेरी दूसरी क्लास भी है 4 बजे, तो इसको दो पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, लिखिए। जैसे मान लो, हाँ हेडिंग लिखो पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भू चुंबकत्व के अवयव। हेडिंग लिखो, भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव, भू चुंबकत्व के अवयव। मान लेते हैं इस दिशा में है हमारा भौगोलिक नॉर्थ, मतलब इस दिशा में है, मान लेते हैं इस दिशा में है हमारा भौगोलिक उत्तर, इस दिशा में है हमारा भौगोलिक उत्तर। तो भौगोलिक दक्षिण कहां होगा? अगर भौगोलिक उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा। अब भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दर्शन दक्षिण को मिलाने पर जो ऊर्ध्वाधर तल बनता है वो क्या है? आपका भौगोलिक यामी उत्तर। वापस से मैंने क्या बोला? भौगोलिक उत्तर इस तरफ है, भौगोलिक दक्षिण इस तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर के सामने दक्षिण होगा। तो इन दोनों को मिलाने वाला एक ऊर्ध्वाधर तल, ऐसा नहीं, ऐसा तल जो है वो आपका कहलाएगा भौगोलिक याम्योत्तर। तो एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं भौगोलिक याम्योत्तर बनाऊं तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? ये आपका जो मैंने बनाया है भौगोलिक उत्तर, इसको लेने वाला ये क्या? ऊर्ध्वाधर कहाँ है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है। तो क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होता है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर है। तो ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर है। तो भौगोलिक उत्तर को लेने वाला ऊर्ध्वाधर तल, इसको बोलेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। ये जो आपके सामने बना हुआ है अभी, जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है भौगोलिक याम्योत्तर।
तो ये है भौगोलिक यामी उत्तर। ठीक है, दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। चलो, अब आपको पता है कि अगर भौगोलिक चुंबक इधर है, भौगोलिक नॉर्थ इधर है, भौगोलिक उत्तर इधर है, तो चुंबक तो इसकी तरफ इशारा नहीं करेगा, क्योंकि भौगोलिक उत्तर की तरफ तो चुंबक इशारा नहीं करता। हमारी चुंबकीय सुई जो है उससे थोड़ा अलग हटके इशारा करती है। तो ये हमारा भौगोलिक उत्तर है, तो इस तरफ तो हमारी चुंबकीय सुई इशारा नहीं करेगी। अगर हम चुंबकीय सुई को रखेंगे भी तो वो इस नॉर्थ की जगह थोड़ा सा इधर कहीं इशारा करेगी। अरे यार, बस ये समझ लो कि इस डायग्राम को मैंने यूं कर दिया, तो जहां ये नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही थी, ये भौगोलिक नॉर्थ की तरफ हमारी चुंबकीय सुई तो इशारा नहीं करती है, वो इशारा करती है थोड़ा सा अलग दिशा में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से। तो यहां पर इसे इशारा करना चाहिए भौगोलिक उत्तर की तरफ, क्योंकि भौगोलिक उत्तर इस बार हमने ऐसे लिया है। तो इस तरफ तो हमारी चुंबकीय सुई इशारा करेगी नहीं, हमारी चुंबकीय सुई इससे इस तरफ इशारा करने की जगह थोड़ा सा ऐसे इशारा करेगी। तो वो जिस तरफ इशारा करेगी वो होगा चुंबकीय नॉर्थ, वो जिस तरफ इशारा करेगी वो क्या होगा, चुंबकीय नॉर्थ। और उसको चुंबकीय नॉर्थ के पीछे क्या होगा, चुंबकीय साउथ। और उसको मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो है वो क्या होगा, आपका चुंबकीय याम्योत्तर। समझो, अच्छे से समझो, शानदार चीज है। कैसे बताते हैं। ये आपका है भौगोलिक नॉर्थ, ये है आपका भौगोलिक साउथ। इसको मिलाने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो है ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामी उत्तर। अब चुंबकीय सुई भौगोलिक नॉर्थ की तरफ इशारा नहीं करती है, वो अपने नॉर्थ की तरफ करती है, पृथ्वी के हिसाब से थोड़ा उससे अलग होता है, 11 डिग्री के ऊपर होता है, तो वो इस पर इशारा करेगी। तो ये हो गया, यहां करने की जगह ऐसे करेगी। तो ये हो गया उसका चुंबकीय नॉर्थ, ये हो गया चुंबकीय साउथ। ये जो ऊर्ध्वाधर तल है ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका चुंबकीय याम्य उत्तर। सही है। चलो, जब बोर्ड में आ जाएगा ना पेपर तब बैठ रहना, मत पढ़ो, लापरवाही करके मत जाना। इस बार सिलेबस ढंग से नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, हवा में रह जाओगे तुम लोग ऐसे ही लटके के रटके। तो ऐसे कहीं आएगा, ऐसा कहीं आएगा, ऐसे कहीं आएगा आपका चुंबकीय उत्तर। दिख रहा है, ओके। इसकी ग्राफ डायग्राम ऐसा है, इसकी जगह यूं आएगा, तो ये जो तल होगा ये तल बना लेते हैं। हाँ जी, आ गया।
अब ये जो तल आपके सामने बना है ये है चुंबकीय याम्योत्तर। इस तल का नाम क्या होगा? ये है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय उत्तर की तरफ, अब ध्यान समझना, चुंबकीय उत्तर की तरफ ये होगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसे होगा ये होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल घटक, क्षैतिज, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, ये हो जाएगा वर्टिकल, और इन दोनों का नेट जो आएगा वो होगा चुंबक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का नेट घटक। ये होगा नेट। इस तरीके से आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, मैं वापस समझाता हूं। कलर अलग तो आपको लग रहा हो तो ब्लैक ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा पृथ्वी का नेट चुंबकीय क्षेत्र। वापस समझाता हूं। अगर आप चुंबकीय सुई को, अगर आप चुंबकीय सुई को ऐसे रख रहे हैं, वो अगर यूं घूम सकती है, तो चुंबकीय सुई अगर ऐसे घूम सकती है तो वो कहां घूमेगी? वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, क्योंकि चुंबक पृथ्वी का है नीचे, तो पृथ्वी का नेट चुंबकीय क्षेत्र कहां है? ऐसे नीचे है। उस नेट चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं। एक घटक आ रहा है क्षैतिज में, क्योंकि डायग्राम ऐसे बना हुआ है क्षैतिज में, और एक घटक आ रहा है ऊर्ध्वाधर में। तो अगर आप चुंबकीय सुई को कहते हो कि तू ऐसे घूम, केवल अपन उसको ऐसे घुमा सकते हैं, अपन ने कंपास को ऐसे रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई कहां दिशा दिखाएगी आपको? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो क्षैतिज घटक है उसकी तरफ डायरेक्शन दिखाएगी। तो अगर आप चुंबकीय सुई को ऐसे क्षैतिज में घूमने की परमिशन देते हो तो वो चुंबकीय सुई आपके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उसकी तरफ इशारा करती है। और अगर आप चुंबकीय सुई को 3D में घूमने की परमिशन दे दो, फ्री कर दिया, आप कहीं भी जा सकती है, अगर वो ऐसे 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 कहीं भी जा सकती है, केवल यूं जा सकती है, तब तो वो किस तरफ जाएगी? क्षैतिज घटक की तरफ। और अगर आप उसको फ्री कर दो तो वो पृथ्वी नीचे की तरफ नेट है, तो पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खुद को ऐसे ले लेगी। तो अगर सुई को अपन 3D में छोड़ें तो पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जा सकती है इस तरफ, और अगर अपन क्षैतिज में छोड़ें तो केवल क्षैतिज घटक पे जाएगी। हम किसको यूज करते हैं डायरेक्शन वगैरह के लिए? क्षैतिज घटक को। सिंपल कहानी है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। आपको पता है ये कोण क्या है? वही 11.5 डिग्री, और ये कोण होता है थीटा। चुंबकीय सुई को कितना घुमाएं कि वो भौगोलिक उत्तर की तरफ आ जाए? ये है फाई। और चुंबकीय सुई का पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र जो एंगल बन रहा है वो है आपका थीटा। तो ये फाई और थीटा की क्या होती है बेटा? डेफिनेशन होती है। थीटा को कहते हैं दिक्पात कोण। थीटा क्या कहलाता है? ये कहलाता है दिक्पात कोण। और ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं नमन कोण। थीटा जो है, कहां लिखूं? यहां लिख दूं? थीटा कहां? यहां लिखना चाहिए, वैसे यहां लिखना चाहिए। थीटा जो है, भसड़ इतनी मच गई ना एक ही जगह पे। थीटा क्या है लिख ही देता हूं, चलो। थीटा है आपका नमन कोण। समझ गए ना आप लोग? भौगोलिक उत्तर की जगह उसने जिसको दिखाया क्षैतिज में, वो पृथ्वी का क्षैतिज घटक था। अगर उसको फ्री छोड़ दें तो वो पृथ्वी के नेट घटक की तरफ अपने आप को लेके जाएगी, और वो आपका है बी ई। इसके दो घटक है क्षैतिज में। ये डायग्राम एक्चुअली यू नहीं है, ये है क्षैतिज ऐसे है, तो ये आपका भौगोलिक उत्तर है, ये आपका चुंबकीय उत्तर है। तो बी एच जो है वो ऐसे है, ये क्या है? पृथ्वी के क्षैतिज। तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक हुआ ना। बच्चे डायग्राम में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो यूं जा रहा है,
तो इसको क्षैतिज घटक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त डायग्राम ऐसा है, ऐसा समझो, भौगोलिक उत्तर ये रहा, ये जो है भौगोलिक उत्तर से 3D डायग्राम को 2D में बनाया हुआ है। भौगोलिक उत्तर से यूं है, तो ये भी ऐसे ही। मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, मेरा हाथ धरती के समांतर है, क्षैतिज है। तो ये जिस तरफ इशारा कर रहा है, ये सुई जिस तरफ इशारा कर रही है, वो क्या है? पृथ्वी का क्षैतिज घटक की तरफ इशारा कर रही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की तरफ इशारा कर रही है। और फ्री छोड़ दें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करेगी, वो ऐसा होगा। फिर समझ गए? अब तो आ गया होगा यार। डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट। दिक्पात का कोण, दिक्पात कोण सिंपल है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण। तो लिख लीजिए दिक्पात का कोण क्या होता है? भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य कोण। भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य कोण। ठीक है, ये हो गया दिक्पात कोण। एक होता है नति कोण या नमन का कोण भी कहते हैं उसे। नमन कोण क्या होता है? नमन कोण की डेफिनेशन यहां लिख लें कोने में, इधर चलो इधर लिख लेते हैं। ये होता है, ये होता है किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र के, किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र के भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH व नेट चुंबकीय क्षेत्र BE, नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र BE के मध्य कोण, नेट चुंबकीय क्षेत्र BE के मध्य कोण। क्लियर? तो इस प्रकार से आप नमन कोण की डेफिनेशन लिख सकते हैं, बात खत्म। क्या है ये? क्षैतिज घटक BH, क्षैतिज घटक और पृथ्वी का नेट चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का एंगल। अब BE का घटक BH, आपको पता है एंगल की तरफ कॉस आता है, एंगल के अपोजिट साइन आता है, तो BH क्या हो जाएगा? BE कॉस थीटा, और BV क्या हो जाएगा? BE साइन थीटा। सिंपल तो है। एंगल की तरफ कॉस, तो इसका इधर घटक BE कॉस थीटा वो बराबर होगा BH के। एंगल के अपोजिट साइन, तो एंगल के अपोजिट साइन हो जाएगा, खत्म। ये BV किसके बराबर होगा? BE का इस तरफ घटक, वो क्या आएगा? BE साइन थीटा। दोनों को भाग लगा दो तो आपका आ जाएगा, इसको, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 1 डिवाइड बाय 2 करने पे आ जाएगा आपका, B से B कट जाएगा, टेन थीटा बराबर, इस पे सवाल आता है बेटा, टेन थीटा बराबर BV अपॉन BH। इसको थोड़ा सा दिमाग पे रखना, बस थीटा को मत भूलना, थीटा क्या है, थीटा को ऐसा वैसा एंगल नहीं है, इसको डिफाइन किया हुआ है, ये नमन कोण है आपका। डन, चलो बेटा, तो ये आपका, अपन इसको रखते हैं आपके चुंबकत्व एवं द्रव का मेगा वन शॉट पार्ट 1, इसको पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 2 इसका मुझे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 को अब ज़्यादा और नहीं खींच सकते। पार्ट 2 1 घंटे के आसपास ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पार्ट 2 में हम इसके बचे हुए टॉपिक करेंगे, तो इसका पार्ट 2 आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है।
डन। और यूट्यूब वाले बच्चों से भी मेरा प्रॉमिस था कि मैं इस चैप्टर का वन शॉट कराऊंगा, तो ये वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा। मैं इसको यूट्यूब पे भी अभी अपलोड करवा दूंगा, है ना। बाकी हमने लाइव इसको रफ्तार में लिया ही है, यूट्यूब वाले बच्चों को भी हम ये देंगे। और एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है इसका, वो आपके लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, वो रफ्तार बोर्ड का कंटेंट रहेगा केवल, ठीक है। चलिए, तो कुछ चैप्टर्स का मेरा प्रॉमिस है यूट्यूब के बच्चों से भी, तो वो भी हमें पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को साथ में लेके चलना है। और हर बच्चे को, क्योंकि रफ्तार एक ऐसा बैच है, रफ्तार बैच में क्यों एक्सक्लूसिव पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रफ्तार एक ऐसा बैच है जो सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पीवाईक्यू एमसीक्यू कराता हुआ चल रहा है। हाँ, यूट्यूब के बच्चों से भी प्रॉमिस हुआ था, तो वो प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा और ये वीडियो वहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है। मजा आया नहीं आया आपको पढ़ने में? पूरी जान से पढ़ाया बेटा मैंने, देखो ये पूरी जान से पढ़ाया है। तो आपको मजा आया नहीं आया ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोनों जगह एप्लीकेशन पे भी कमेंट की सुविधा है, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो कमेंट की सुविधा है ही, तो वहां आपको कमेंट जरूर जरूर से करना है, ठीक है, डन। चलो, तो इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी और इस चैप्टर में आपको मजा आया नहीं आया। अपने अपने बोर्ड के हिसाब से देख लेना, जिस बोर्ड के जो टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि 100% आपको ये कंसेप्ट के साथ में समझ में आए। अभी हम इसके एमसीक्यू पीवाईक्यू में और अच्छे अच्छे सवाल जो इसके ऊपर बनते हैं उनको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, नमस्कार।